फिल्म की कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 से, जहां प्रदर्शनकारियों का एक समूह रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक इकट्ठा होता है। और यहीं पर हमारी नजर पड़ती है एक युवा क्रांतिकारी प्रगट सिंह के ऊपर, जो कि अपनी मां और अपनी बहन के साथ आया हुआ था। तभी हम यहां पर एक एरोप्लेन को गुजरता हुआ देखते हैं, जो कि जलियांवाला बाग के जस्ट ऊपर से निकला था, जिसके आधे घंटे के बाद ही जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे देता है। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जलियांवाला बाग में जितने भी लोग मौजूद थे, वह सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। सिर पर कुआं मौजूद था और उसी कुएं में कूदकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी थी। और इसी जेनोसाइड में प्रगट सिंह ने अपनी मां और अपनी बहन को खोया था, जबकि प्रगट सिंह बच गया था। इस नरसंहार में अगले कई घंटों तक लाशों को घटनास्थल पर चील कौवे के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद में इन सारी लाशों को नदी में बहा दिया जाता है। अब क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बात थी और ब्रिटिश एम्पायर को यह बात छिपानी भी थी, इसलिए प्रेस को इस बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाता है और सरकार का पक्ष अखबारों के पहले पन्ने पर छपता है, जिसमें लिखा जाता है कि प्रदर्शनकारी हथियारबंद आतंकी थे, उनके हमलावर होने के चलते गोलियां चलानी पड़ी। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हमें मालूम चलता है शंकरण नायर नाम के एक वकील के बारे में, जो कि एक ऐसा वकील है जो कि आज तक कोई भी केस नहीं हारा है और वो फिलहाल तो कृपाल सिंह नाम के आदमी के खिलाफ एक केस लड़ रहा है। यह केस शंकरण नायर को तीरथ सिंह ने दिया था, जो कि माइकल और डायर का लीगल एडवाइजर है। और कृपाल सिंह एक क्रांतिकारी तो है ही, और साथ ही वह ब्रिटिश एम्पायर और माइकल और डायर के खिलाफ चला गया था, जिस वजह से उसके खिलाफ एक्शन लेने पड़े। कोर्ट में वह दोषी करार पाया जाता है और फिर से यहां पर शंकरण नायर यह केस भी जीत जाता है और कृपाल सिंह को जेल हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो शंकरण नायर ब्रिटिश एम्पायर के लिए ही काम करता है। हालांकि शंकरण नायर एक ईमानदार आदमी है, जिस वजह से उसे नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी। और यह वही दिन था जब जलियांवाला बाग में जेनोसाइड हुआ था। तो ब्रिटिश एम्पायर को जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ है उसे पूरी तरह से दबाना था। एक तरफ प्रेस का मुंह तो बंद हो गया था, लेकिन लोगों के बीच गुस्सा भड़क गया। इसका हल भी ब्रिटिश सरकार ने निकाला और 25 रुपए का मुआवजा बांटा। तो दूसरी ओर इस मामले में एक फर्जी जांच बिठाने के लिए निर्देश दिए। इसी जांच का हिस्सा थे हाल ही में नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले शंकरण नायर। ब्रिटिश सरकार एक जांच आयोग बनाती है। सी शंकरण इस आयोग के एकमात्र भारतीय हैं जिनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है। क्राउन पहले ही यह बात मानता है कि वह उनके लिए कठपुतली का काम करेंगे। तो जब आयोग बना और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, तो शंकरण नायर ने यह देखा कि जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ वह कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि वह एक जेनोसाइड था, जो कि जनरल डायर की वजह से हुआ था। यह बात सभी लोगों को मालूम थी। इसके बावजूद आयोग के सभी लोगों ने जनरल डायर को नॉट गिल्टी कहा था, सिवाय शंकरण नायर के। लेकिन तीरथ सिंह ने उससे कहा कि तुम्हारे एक बोट के इधर से उधर हो जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। शंकरण नायर यहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहां पर चुप रहा। फिर कुछ और जांच होती है। जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार इस मामले से जुड़े तथ्यों को दबाती है। इस दौरान नायर की नजर एक युवा क्रांतिकारी लड़के प्रगट सिंह पर पड़ती है। इस लड़के से नायर का पुराना कनेक्शन निकलता है और वो कनेक्शन दरअसल में यह है कि प्रगट सिंह जो है वो कृपाल सिंह का बेटा है, जो कि क्रांतिकारी कवि तो है और वह सही इंसान भी है। जब नायर प्रगट सिंह से मिला तो उसे मालूम चला कि प्रगट सिंह ने जलियांवाला बाग में अपनी मां और अपनी छोटी बहन को खोया है और अब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अकेला ही आवाज उठा रहा है। वो कहता है कि अगर जुल्म करने वाले अंग्रेज गलत है, तो जुल्म सहने के बाद भी कुछ न करने वाले भारतीय उनसे भी ज्यादा गलत है। शंकरण नायर जब यह सारी बातें प्रगट सिंह की सुनता है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लेकिन अगले दिन जब शंकरण नायर फिर से प्रगट सिंह से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा, तो मालूम चला कि प्रगट सिंह ने अपने हाथों की कलाई काटकर खुद की जान ले ली है। यह सुनकर तो वह पूरी तरह से उदास हो जाता है। फिर शंकरण नायर फैसला करता है कि वो यहां पर नहीं रुक सकता। वह वापस अपनी वाइफ के साथ केरल जाने लगता है। जब वह रेलवे स्टेशन पर होता है, तभी यहां पर दिलजीत गिल नाम की एक लड़की आती है और वह कहती है कि प्रगट सिंह की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। अगर कुछ तुम एक्शन लेते तो शायद प्रगट सिंह बच सकता था, लेकिन शायद प्रगट अकेला पड़ चुका था, जिस वजह से उसे खुद की जान लेनी पड़ी। दिलजीत बताती है कि वह
एक एडवोकेट और जलियांवाला बाग में जनरल और डायर ने जो कुछ भी किया है उसके खिलाफ वह लड़ेगी। दिलजीत शंकरन नायर से कहती है कि तुम्हें जलियांवाला बाग महज एक हादसा लग रहा है, लेकिन आज भी अगर तुम जलियांवाला बाग पहुंचोगे तो तुम वहां देखोगे कि वहां की दीवारें आज भी चीखती हैं। जब शंकरन नायर जलियांवाला बाग पहुंचा और उसने यहां की सारी चीजों को देखा तो यहां जो कुछ भी हुआ उन सारी चीजों को यहां शंकरन नायर महसूस करने लगता है। तभी यहां पर दिलजीत भी आ जाती है और शंकर नायर उससे कहता है कि हम इस केस को लड़ेंगे। वह बताता है कि यह लड़ाई बहुत गंभीर होने वाली है, क्योंकि यह लड़ाई बस जनरल और डायर के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ है। कुछ दिन के तक दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर जनरल डायर के खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं और शंकरन नायर जज साहब को बताता है कि 13 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी चाल थी, न कि सेल्फ डिफेंस। जबकि जनरल डायर का मानना यह है कि वह लोग दंगाई थे और वह बदले में जनरल डायर के लोगों पर हमला कर रहे थे और उनके पास हथियार भी थे। शंकरन नायर तब यहां पर पूछता है कि आखिरकार उन्हें उन लाशों के ढेर के नीचे कितने ऐसे हथियार मिले जिनसे तुम्हें खतरा हो सकता था। ऐसा एक भी कोई हथियार वहां मौजूद नहीं था। बाद में जनरल डायर का वकील कहने लगता है कि उन लोगों ने जनरल डायर के कर्फ्यू का पालन नहीं किया था, जहां पर नायब तहसीलदार करतार सिंह भी इसके खिलाफ झूठी गवाही दे देता है। वह कहता है कि पुलिस स्टेशन के सामने से ही लगभग 4 बजे के आसपास बहुत सारे दंग आई हथियार लेकर पहुंचे थे, जिस वजह से ही उसे जनरल डायर को खबर करनी पड़ी थी। लेकिन यह सरासर झूठ था, क्योंकि करतार सिंह ने उन लोगों को रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। यहां पर शंकरन नायर सभी को बताता है कि उस दिन 4 बजे के आसपास ही किसी ने यह अनाउंसमेंट की थी कि क्रांतिकारी कन्हैया लाल जो है वह जलियांवाला बाग आ रहे हैं, जिस वजह से सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे थे। जबकि यह जनरल डायर की साजिश थी, क्योंकि कन्हैया लाल तो उस वक्त पटियाला के एक कवि सम्मेलन में मौजूद थे। अब शंकर नायर कोर्ट में एक आखिरी फैक्ट बताता है और कहता है कि जेनोसाइड होने के आधे घंटे पहले एक हवाई जहाज जो है वह जलियांवाला बाग के ऊपर से निकल कर गया था। लेकिन अपोजिशन का मानना यह था कि वह हवाई जहाज एक मेजर को छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन यह भी सरासर झूठ था, क्योंकि एयरलॉग में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। यहां पर शंकर नायर बताता है कि वह हवाई जहाज जलियांवाला बाग के ऊपर इसलिए आया था ताकि वह देख सके कि जलियांवाला बाग में कितनी भीड़ है। और तो और जनरल डायर ने 10 अप्रैल को गोरखा रेजिमेंट और बलूच रेजिमेंट के सोल्जर्स को यहां पर अर्जेंटली बुलाया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सरदार रेजिमेंट अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, इसलिए उन्होंने इन लोगों को बुलाया था। तो जनरल और डायर को ऐसा लग रहा था कि यह केस एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगले हफ्ते से अब ट्रायल स्टार्ट होने वाले थे, जो देखकर तीरथ सिंह और जनरल और डायर की मुसीबतें बढ़ जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। तभी उन्हें एक वकील का नाम याद आता है और उस वकील का नाम है नेविल मैकिन्ले, जो कि आधा भारतीय है और आधा अंग्रेज। तो नायर के खिलाफ जनरल डायर का केस नेविल मैकिन्ले लड़ता है और नायर तो मैकिन्ले का पुराना दुश्मन है, क्योंकि वायसराय काउंसिल में जो सीट मैकिन्ले को मिलने वाली थी वह एंड टाइम पर नायर को मिल गई और तब से ही नायर मैकिन्ले का दुश्मन हो गया। तो इस तरह से शंकरन और नेविल का पुराना रिश्ता है उनके बीच की आग को और बढ़ाता है और इसका असर कोर्ट में देखने को मिलता है। तो अगली हियरिंग में कोर्ट में अब नेविल आता है। तब नेविल इस केस को एक दूसरे एंगल से लेकर आता है। नेविल बताता है कि 10 तारीख को दंडा फौज नाम की एक फौज ने एक बहुत बड़ा आतंक मचा कर रखा था और इसी दंडा फौज का पूरा कनेक्शन जलियांवाला बाग हमले से है। इसलिए विटनेस बॉक्स में मार्था नाम की एक कॉलेज की टीचर को बुलाता है और मालूम चलता है कि तनवीर नाम के एक आदमी ने मार्था के साथ कॉलेज के स्टोर रूम में दुष्कर्म किया था और तनवीर जो है वह दंडा फौज का एक लीडर स्टूडेंट है। तब तनवीर के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसे जेल पहुंचाया गया। लेकिन जब तनवीर जेल पहुंचा तो दंडा फौज के लोग जो है वो गुस्से में आ गए और उस दिन मतलब कि 13 अप्रैल के रोज दंडा फौज के लोग आतंक मचाने लगे। डायर को समझ नहीं आया, जिस वजह से उसे सभी लोगों को मारना पड़ा। तो नेविल के आने की वजह से अब यह केस एक अलग एंगल से आगे बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं अब नायर जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ रहा था। नेविल ने जनरल और डायर को बता दिया था कि अब यह केस नायर वर्सेस में जनरल और डायर का नहीं है, बल्कि नायर वर्सेस रेपिस्ट को बचाने का केस हो गया है, जिस वजह से जनता जो है वह भड़क गई। और जब नायर अपनी बीवी के साथ घर जा रहा था तब भड़की हुई जनता ने सभी के सामने नायर के मुंह पर काला रंग पोत दिया। अंदर आने पर नायर सोचता है कि कुछ भी हो जाए, वह जो कर रहा है वह बिल्कुल सही है और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह केस एक अलग एंगल से जा रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है
और 2 दिन के अंदर ही हमें सारी चीजें साबित करनी होगी। जिस वजह से अब वो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जिस स्टोर रूम में उस मार्था के साथ दुष्कर्म हुआ था, वह वहां जाकर सारी चीजें देखने लगते हैं, जिसमें दिलजीत भी उसका साथ देती है। एक तरफ दिलजीत ने मार्थ के बारे में सारी चीजें पता की, तो दूसरी तरफ नायर ने तनवीर के बारे में सब कुछ पता किया। अब 2 दिन बाद जब कोर्ट की हियरिंग हुई, तो फिर से यहां पर मार्था को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया और उससे पूछा गया एक बुक के बारे में कि आखिरकार तुमने ये बुक कितनी बार पढ़ी है। लेकिन यहां पर जल्दबाजी में मार्था ने यह कह दिया कि उसने ये बुक 3 बार सुनी है, जबकि ये बुक किसने सुनाई है, यहां यह भी साबित हो जाता है वो बुक दरअसल में तनवीर ने ही यहां मार्था को सुनाया था। और यहां पर मालूम चलता है कि तनवीर और मार्था जो है वह रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रोमांस करते वक्त जब स्टोर रूम में प्रिंसिपल के हाथ पकड़े गए तो प्रिंसिपल भड़क गए, क्योंकि वो एक इंडियन था और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों से यह साबित नहीं हो जाता कि जनरल ने वह गलत तरीके से जेनोसाइड किया था, क्योंकि नायर के पास कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे। जिसका फायदा यहां पर नेविल उठाता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इस केस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेविल बहुत चालाक था। उसने पहले ही हियरिंग में सारे के सारे प्रेस वालों को कोर्ट से बाहर निकलवा दिया था, ताकि प्रेस वाले कोई भी सच्चाई ना छाप सके। और अब उसने इस केस को ऐसे एंगल पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर कि नायर के पास कोई भी सबूत नहीं है, और कोर्ट ने इस बार नायर से सबूत मांगे थे। वक्त भी कम था और सबूत भी बटोरने थे, जिस वजह से दिलजीत और नायर दोनों ही परेशान थे, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। बाद में नायर ने कुछ सबूत तो हासिल कर लिए थे, इसलिए अगली हियरिंग में यहां पर विटनेस बॉक्स में नायर ने जनरल और डायर को ही विटनेस बॉक्स में बुला लिया और फिर उससे तीखे सवाल पूछे गए। तो डायर यहां पर पूरी तरह से नर्वस था और वह ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर नायर जज साहब को बताता है कि बचपन से ही डायर को एंगर इश्यूज थे। नायर बताता है कि बचपन में जब डायर स्कूल में था तब कुछ हिंदुस्तानी लड़के जो है वो डायर को हकला हकला कहकर चिढ़ाया करते थे, और तो और डायर के पिताजी भी हिंदुस्तानियों से नफरत किया करते थे। तो डायर जैसे जैसे बड़ा होता गया, डायर की नफरत हिंदुस्तानियों के लिए बढ़ती चली गई। दरअसल में डायर को एक बीमारी होती है जिस वजह से उसे हमेशा गुस्सा आता रहता है, और इसी का इस बार नायर ने फायदा उठाया। यहां नायर ने डायर से बहुत ही ज्यादा तीखे सवाल पूछे, जो सुनकर यहां डायर को गुस्सा आ गया। और गुस्सा आने के बाद तो यहां पर डायर ने सब कुछ बक दिया, जो बोलने के बाद उसे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ था। अब कुछ ही दिनों के बाद जज साहब इस केस का फाइनल डिसीजन बताने वाले थे। तो यह केस जो है वह नायर के पक्ष में ही झुक रहा था, लेकिन जनरल और डायर, तीर्थ सिंह और नेविल मिलकर यहां किसी तरह से इस केस को जीतना चाहते हैं। इसलिए वो इस केस में नायर को ही हटा देते हैं और उसके घर पर एक झूठी रेड पड़वा देते हैं और उसे स्पाई का एक एजेंट बता देते हैं कि उसने कई सारे सोल्जर्स के बारे में पता करने की कोशिश की है, जो कि सारी चीजें बेबुनियाद थीं। तब डायर की यह चाल भी काम आई और यहां पर फाइनल डिसीजन के दिन ही नायर और दिलजीत को जेल ले जाया गया। उनसे पूछताछ की गई, तो वहीं दूसरी तरफ फाइनल डिसीजन के दौरान दिलजीत और नायर नहीं पहुंच सके, जिस वजह से जज अपना फाइनल डिसीजन बताते हैं, जिसमें सभी लोगों ने जनरल डायर को नॉट गिल्टी कहा था। और इस तरह से यह केस यहां पर नेविल जीत चुका था। मतलब कि जनरल डायर सभी लोगों के सामने नॉट गिल्टी साबित हो गया था। वहां नायर और दिलजीत को जेल से तो रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यह जंग हार चुके थे। तब नायर डिसाइड करता है कि अब वो यहां पर नहीं रहने वाला। वो अपनी बीवी के साथ केरल चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद भी जलियांवाला बाग के यह सारे सीन उसे याद आ रहे थे और वो उन्हें भूल नहीं पा रहा था। तभी केरल में ही कृपाल सिंह की एक चिट्ठी आती है नायर के पास। कृपाल सिंह वही आदमी है जो कि प्रगट सिंह का पिता है, और फिलहाल तो कृपाल सिंह जेल में है, और जेल से ही उन्होंने नायर को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा कि प्रगट सिंह ने अपने आप की जान नहीं ली थी, बल्कि उसे इन अंग्रेजों ने मारा था। वो एक सच्चा क्रांतिकारी था। वो नस काटकर तो खुद की जान ले ही नहीं सकता है, और किन्हीं 1 या 2 लोगों ने नहीं, बल्कि 3 लोग लगे होंगे उसे मारने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रगट सिंह क्या लड़का था। भले ही वह 13 साल का था, लेकिन फिर भी वो उन सारे एम्पायर से अकेला ही लड़ रहा था। जब वह यह सारी लड़ाई लड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि क्रांति की वो रोशनी आज भी जिंदा है, लेकिन उसके चले जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो रोशनी भी बुझ गई है। यह सारी चीजें जब नायर पढ़ता है तो उसका खून खोल उठता है। वह तुरंत ही अमृतसर वापस पहुंचा और दिलजीत से कहा कि हम फाइनल डिसीजन को चैलेंज करेंगे, जिस वजह से वह फिर से कोर्ट पहुंचे और इस फाइनल डिसीजन को वह चैलेंज करते हैं। लेकिन कोर्ट पहुंचने के बाद भी अब कुछ नहीं बदलने वाला था। जज साहब बदल चुके थे और वह कहते हैं कि अब उनका फैसला कायम है और जनरल डायर जो है वह नॉट गिल्टी ही है। यह सारी बातें सुनने के बाद नायर समझ गया था कि यह जज जो है वह बिक चुका है।
जिस वजह से वो उन्हीं के सामने और सारे कोर्ट के सामने उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगता है। जब यह सारी गाली जज ज्यूजो को साहब ने सुनी तो वह कहते हैं कि अगर तुमने फिर से गाली दी तो मैं तुम्हारा लाइसेंस जब्त करवा दूंगा, बार काउंसिल की बैठक करवाकर मैं तुम्हारी वकालत बंद करवा दूंगा। यह सुनने के बाद भी यहां पर नायर जो है वह उसे गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जिस वजह से बार काउंसिल की एक बैठक बुलाई जाती है और सभी के सामने यहां पर नायर को पेश किया जाता है, जहां पर जज साहब यहां नायर से कहते हैं कि वो सॉरी बोले और यहां से चुपचाप चला जाए, क्योंकि आज के बाद वह कभी भी वकालत नहीं कर पाएगा। तब नायर यहां पर माफी मांगता है, लेकिन यह माफी सिर्फ और सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए थी कि आज तक वह ऐसे लोगों का साथ दे रहा था। वह सोचता था कि आज तक कोर्ट में सिर्फ और हार और जीत का फैसला होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सही और गलत का फैसला होता है। तब जज यहां पर नायर से कहते हैं कि तुम किसी दूसरे केस के बारे में बात नहीं कर सकते। तब नायर कहता है कि वह बात कर सकता है। रूल 70 बार काउंसिल रूल के तहत उसे अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके पास कोई भी ऐसे सबूत हैं और जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, अगर वो उन्हें गलत साबित कर सके तो वह यहां पर किसी को भी पेश कर सकता है। और यह सारी चीजें रूल बुक में लिखी हुई थीं, जिस वजह से यहां पर नायर को एक मौका मिल जाता है और अब वह किसी को भी पेश कर सकता है। और यही नायर की सबसे बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि कोर्ट में तो कोई भी प्रेस वाला भी मौजूद नहीं था, लेकिन यहां पर सारे प्रेस वाले मौजूद थे। और अब नायर के पास सबूत क्या है वो सुनिए। नायर के पास 3 जूरी मेंबर्स थे जिन्होंने जनरल डायर को गिल्टी कहा था, लेकिन बाद में जनरल डायर ने इन्हें खरीद लिया, जिस वजह से उनके फैसले नॉट गिल्टी के रूप में बदल गए थे। यह सारी चीजें शंकरन नायर ने यहां पर साबित तो कर दी थीं, लेकिन यहां पर अब कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि जनरल डायर ने सभी को खरीद कर रखा था। लेकिन नायर जो है वह अगर किसी को यह बात बताना चाहता है तो वो है प्रेस को। यह सारी सच्चाई वो प्रेस के सामने बताता है, ताकि अगले दिन यह सारी सच्चाई अखबार में छप सके। नायर यहां पर एक सॉलिड स्पीच देता है और सभी को बताता है कि इन अंग्रेजों से हमें बचकर रहना है, क्योंकि यह अंग्रेज हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन्हें अंग्रेजों ने हमारे 15 लाख सैनिकों को वहां लेकर गए और लड़वाया और कहा कि अगर यह साथ देंगे तो हम इन्हें आजादी देंगे। लेकिन इन्होंने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया। हमारे 76,000 सैनिक मारे गए, जबकि वो लड़ाई तो हमारी थी भी नहीं। उसने वह सारी चीजें बोल दी थीं जो उसे बोलना था और प्रेस से दरख्वास्त की कि यह सारी चीजें वो अखबार में जरूर छापे, ताकि सारी दुनिया को मालूम चल सके कि यह लोग हमारे ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। अगले दिन जब यह सारी खबर अखबार में छपनी स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे जनरल डायर जो है वह सदमे में जाने लगा। वो इंग्लैंड चला गया, क्योंकि उसे सोल्जर्स के पद से भी निरस्त कर दिया गया था। कुछ ही सालों के बाद जनरल डायर की अपनी बीमारी के चलते मौत हो जाती है और फिर 21 साल बाद में सरदार ऊधम सिंह ने माइकल डायर को सभी के सामने मार डाला था और यहां मूवी एंड होती है।